नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो आपका पेपर रीट 27 फरवरी 2025 को जो पेपर है, तो आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कम से कम आपका 10 से 15 नंबर क्वेश्चन हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेकर चलिएगा, कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, कुछ अपने जो नोट्स तैयार करेंगे हैंड रिटन, उन्हें भी साथ में लेकर चलिएगा। तो ये आपका पेपर लेवल 1 का है। तो हम देखते हैं आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेट हमारा ये हो जाएगा 6 नंबर का सेट होगा ये, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का सेट का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय का प्रकार नहीं पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। अव्यय के प्रकार कितने प्रकार की होती है, तो होते हैं 5। भेद अव्यय के कितने प्रकार है, तो 5 है। इसने पूछा है कि अव्यय के प्रकार का नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया एक क्रिया विशेषण है, बी है समुच्चय बोधक, सी संबंध बोधक, डी है संज्ञा विशेषण। तो पहले हम समझते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं, क्योंकि परिभाषा से कम आपका 1 नंबर क्वेश्चन हर बार आता है कि अव्यय किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप कोई हिंदी की कोई भी टॉपिक लीजिएगा, तो उससे पहले आप उसकी परिभाषा को कंठस्थ कर लीजिएगा। तो हमारी परिभाषा है कि अव्यय किसे कहते हैं, देखते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, क्योंकि 1 नंबर आपकी परिभाषा से आता है। तो अव्यय किसे कहते हैं, किसी भी भाषा के वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे कि अभी, जब, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, तथा, एवं, किंतु आदि, ये सब क्या हमारे अव्यय के प्रकार हैं, अव्यय के एग्जाम्पल है। इसने कहा है कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो शब्द क्या है, हमारे अव्यय शब्द होते हैं। जैसे कि जब हो गया, अभी, कब, इधर, क्यों, वाह, आह, तथा, एवं, किंतु, ये शब्द क्या हमारे अव्यय है, क्योंकि इनके ऊपर न लिंग का प्रभाव पड़ता है, न वचन का प्रभाव पड़ने वाला है, न कारक का, न काल का, किसी चीज़ का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मतलब जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े वो क्या है, कौन शब्द होते हैं, वो अव्यय शब्द होते हैं। समझते हैं कि अव्यय कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट हमारा है क्रिया विशेषण, सेकेंड हो गया हमारा संबंध बोधक, थर्ड हो गया समुच्चय बोधक, फोर्थ हो गया हमारा विस्मयाधक बोधक, और फिफ्थ हो गया हमारा निपात अव्यय। तो अव्यय कितने भेद होते हैं, तो 5। यहाँ कम से कम आपका क्वेश्चन बनता है 4 से 5 नंबर। अव्यय की परिभाषा 1 नंबर के हो गए, अव्यय के भेद कितने होंगे, 2 हो गए, अव्यय के भेद कितने हैं, 5। दूसरा सेकंड क्वेश्चन कौन कौन से, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि अव्यय के भेद के प्रकार नहीं पूछा है, तो क्रिया विशेषण भी है, समुच्चय बोधक भी है, संबंध बोधक भी है। क्या नहीं पूछा है, तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट होगा। संज्ञा विशेषण क्या है, अव्यय के भेद नहीं है, मतलब प्रकार नहीं है, क्योंकि संज्ञा और विशेषण पे इस पे लिंग और वचन का दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये अव्यय नहीं हुए। और जिन पर लिंग और वचन, कारक, काल का प्रभाव नहीं पड़ता हुए हमारे क्या हो गए, अव्यय हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो अव्यय के भेद कितने हैं, तो 5। कम से कम यहाँ आपका 4 से 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं कितने हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए प्रेरणा का सिद्धांत है, बी क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, डी जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। क्या क्या हमारा है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, और अभ्यास का सिद्धांत है। ये सब क्या है हमारे, तो भाषा के शिक्षण के सिद्धांत है, जो इस प्रकार पूछा गया है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ देगा कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं पूछा है, तो इनमें से अगर आपका कोई भी ना हो, सब हो और एक ना हो, तो आप बताएंगे भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। और जो है क्या है हमारा, प्रेरणा का सिद्धांत हो गया, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत हो गया, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत हो गया, अनुकरण का सिद्धांत हो गया, अभ्यास का सिद्धांत हो गया। ये हमारे क्या है, तो भाषा के शिक्षण के सिद्धांत इस प्रकार है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि भाषा का मुख्य कौशल है। ऑप्शन दिया ए लिखना, बी है पढ़ना, सी बोलना, डी है उपयुक्त सभी। तो भाषा कौशल से आपके हर बार पेपर में क्वेश्चन कम से कम दिए 2 या 3 नंबर क्वेश्चन हर सेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर जाइए, तो भाषा कौशल के बारे में हमने पढ़ा रखा, उसे जाकर जरूर देखें उसे, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो इसने पूछा कि मुख्य कौशल कौन है, तो ऑप्शन दिया ए है लिखना, बी है पढ़ना, सी है बोलना, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
तो भाषा कौशल कितने होते हैं, तो 4 है। कौन कौन से हैं, पहले हम समझते हैं कि भाषा कौशल कितने हैं और किस प्रकार हैं। तो भाषा कौशल कितने हैं, तो 4। कौन सा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मतलब इसका ट्रिक क्या है, आप लोग सभी लोग को पता होगा। सुबो पल्ली, सूस हो जाएगा हमारा सुनना, बोस होगा बोलना, पस होगा पढ़ना, लीस होगा लिखना, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसने पूछा है कि उपयुक्त मुख्य कौशल कौन सा है, तो राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है ये किसके अनुसार है, तो ये हमारा मनोवैज्ञानिक के अनुसार दिया गया है। ठीक है, और जब पूछेगा कि मांटेसरी के अनुसार भाषा कौशल कितने हैं, तो आप बताएंगे 4। कौन कौन सा हो जाएगा आपका, तो सुनना हो जाएगा, बोलना हो जाएगा, लिखना होगा, फिर पढ़ना होगा। मांटेसरी कहते हैं कि बच्चा पहले लिखकर पढ़ता है, और लेकिन हमारा क्या वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, बच्चा पढ़कर लिखता है। मतलब जो होते हैं वो क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, जो कहते हैं कि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि पढ़कर लिखना होता है। सुबोपली मतलब पहले सुनेगा फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा फिर लिखेगा। लेकिन मांटेसरी कहते हैं कि नहीं, बच्चा पहले सुनकर बोलेगा, लिखकर पढ़ेगा। ठीक है, अगर किसके अनुसार क्या पूछा उसके अनुसार देखिएगा कि होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौन सा क्या है, देखते हैं। तो सुनना क्या है, सुनकर क्या करते हैं, सुनकर हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। मतलब ये क्या हो गया, हमारा ग्रहणात्मक हो गया। बोलकर हम क्या करते हैं, अपने विचार को हम प्रकट करते हैं। सुनकर किस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं, बोल के अपने विचार को प्रकट करते हैं। लेकिन पढ़ के क्या करते हैं, तो पढ़ के भी अर्थ को ग्रहण करते हैं। और लिख कर क्या करते हैं, अपने विचार को हम लिखते हैं कि हम किस प्रकार किस चीज़ को समझते हैं, करते हैं। बोल कर और लिख कर अपने विचार को हम प्रकट कर सकते हैं। सुनकर और पढ़कर अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो सुनना और पढ़ना क्या हो गया हमारा, तो ग्रहणात्मक कौशल हो गया, जिसको हम ग्रहण करते हैं। तो हम ग्रहण किस प्रकार करते हैं, तो सुनकर और पढ़कर। मतलब किसी दूसरे से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और किसी बुक से हम पढ़ के, मतलब जहाँ हम किसी चीज़ को ग्रहण करें वो ग्रहणात्मक कौशल हो गया। हम सुनकर ग्रहण करेंगे तो पढ़कर ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अभिव्यक्त किसे कहते हैं, मतलब क्या होता है, अर्थ ग्रहण करना क्या होता है, तो जिससे हम लिख कर भी अपना अर्थ को ग्रहण, लिखना क्या है, ये अभिव्यक्त, लिखना क्या है, ये विचार को प्रकट करना। मतलब किसी भी सभा, किसी भी सोसाइटी में अपने विचार को प्रकट करना क्या होता है, हमारा अभिव्यक्त करना होता है, अपने आप को अभिव्यक्त करना। तो किस प्रकार करते हैं, तो बोल के करेंगे और लिख कर करेंगे। जहाँ आदमी सोसाइटी में बोल सकता है तो वहाँ अपने बोल कर अपने विचार को प्रकट करेगा, या आप लिख कर अपने विचार को प्रकट करेंगे। तो जो अपने विचार को प्रकट करने वाला कौशल क्या होता है, तो अभिव्यक्त कौशल बोलते हैं इसको। ठीक है, और जैसे हम ग्रहण करते हैं उसे क्या करते हैं, तो ग्रहणात्मक कौशल करते हैं। तो जहाँ हम लिख कर और बोलकर अपने विचार को प्रकट करेंगे, अभिव्यक्त कौशल हो गया। और सुनकर और पढ़कर अर्थ को ग्रहण करेंगे, वो हमारा क्या होता है, हमारा ग्रहणात्मक कौशल होता है। ये छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल आप इसको शॉर्ट माइंड से सुनिएगा, समझिएगा, और नोटबुक में इसे नोट करते जाइए, क्योंकि पेपर में सिर्फ इतने क्वेश्चन आते हैं। एक टॉपिक से कम आपके 5-6 नंबर क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि भाषा कौशल किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, मांटेसरी के अनुसार भाषा कौशल क्या है, मनोविज्ञान के अनुसार भाषा कौशल किस प्रकार है, सुनना और बोलना क्या है, सुनना और पढ़ना किस प्रकार का कौशल है, लिखना और बोलना किस प्रकार का क्वेश्चन है। बस ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, उपयुक्त तो सभी। लिखना, पढ़ना, बोलना क्या हमारा ये मुख्य कौशल है। ठीक है, कौशल कितने होते हैं भाषा कौशल, तो 4। सुब्बो पल्ली, सुस होगा आपका सुनना, बोस होगा बोलना, पस होगा पढ़ना, लीस होगा लिखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि भाषा दक्षता का पारंपरिक कौशल है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो भाषा दक्षता का पारंपरिक कौशल किस प्रकार होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, सुनना क्या है हमारा, तो भाषा दक्षता का पारंपरिक कौशल है। ठीक है, छात्र में क्या, सुनकर अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना होना, ये क्या हमारा, तो भाषा दक्षता का पारंपरिक कौशल क्या है, इसमें होता है कि बच्चा सुनकर अपने अर्थ को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब हमारा आता है आपका गद्यांश, जो आपके पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, या आप इसको क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि आपका इससे सिर्फ 5 नंबर क्वेश्चन आपके हाथ में होता है, जो हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, बस इस क्वेश्चन
गद्यांश को क्या करना होता है, इसको हमको पढ़ना होता है और इसी के अनुसार आंसर को देना होता है। ठीक है, तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में क्या है हमारा, देखते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक रोलान ने कहा था कि पूर्व में एक भयंकर आग लगी है, पूरब में एक भयंकर आग लगी है जो कि वहाँ का अंधविश्वास एवं कुरीतियों रूपी झाड़ झखाड़ को दग्ध करती हुई शीघ्र ही पाश्चात्य को भी अपनी चपेट में लेने वाली है। रोलान का संकेत स्पष्ट रूप से दयानंद सरस्वती की ओर था, जो कि भारतीय जन जागरण के पुरोधा के रूप में उभर कर सामने आए थे। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है कि अंधविश्वास में कौन सा समास दिया है। ऑप्शन दिया, ए तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है द्वंद्व, डी है अव्ययभाव समास। तो अंधविश्वास में कौन सा समास होगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, अंधविश्वास में हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है, अंधा है जो, इसको हम संधि करेंगे, अंधविश्वास को, तो हम कैसे करेंगे। हमने कहा था कि कर्मधारय समास का करने का है कि है जो, किसी भी चीज़ को हम करेंगे तो है जो आ गया, के समान आ गया, तो किसी भी संधि, जैसे कि नील कमल, तो कमल के समान है नील या नील के समान है कमल, तो जहाँ के समान या है जो का हो गया तो वो हमारा क्या होता, हमारा वो होता हमारा कर्मधारय का। ठीक है, तो कर्मधारय का ट्रिक क्या है हमारा, है जो या के समान। अगर किसी भी शब्द को संधि करने के बाद ये शब्द प्रयोग करेंगे तो कर्मधारय का होता है। जैसे कि अंधविश्वास, तो क्या होगा, जैसे अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कर्मधारय, इसका राइट हो जाएगा आंसर, कर्मधारय समास का होता है ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय में निर्मित शब्द है। ऑप्शन दिया, ए दार्शनिक, बी है झाड़ झंखाड़ो, सी है कुरीतियों, डी है पाश्चात्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी इसका राइट होगा आंसर आपका कुरीतियों, इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसने कहा है कि उपसर्ग तत्सम और क्या हो जाएगा आपका इसमें, तो प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। तो पहले इसको हम संधि करते हैं, इसके बाद से हमें समझ में आ जाएगा। तो कुरीतियों को हम संधि करते क्या हो जाएगा आपका, कु प्लस रीति प्लस यो, तो कु हमारा क्या हो गया, तो कु हमारा ये उपसर्ग शब्द है। ठीक है, अरीति शब्द क्या होता है हमारा, ये मूल शब्द होता है जो, तो इसको हम तत्सम शब्द भी कहते हैं। तत्सम शब्द हो गया हमारा, रीति क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और यो क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो कुरीतियों, तो कु हमारा इसमें हो गया उपसर्ग हो गया। रीति क्या हो गया, जिसको मूल शब्द है इसमें, कुरीतियों में मूल शब्द क्या है, तो रीति है, तो रीति क्या हो गया हमारा, तत्सम शब्द होगी। यो क्या हो गया हमारा, तो प्रत्यय हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो कुरीति इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि पुरोधा शब्द में संधि है। ऑप्शन दिया, ए गुण संधि है, बी है व्यंजन, सी है यड़ संधि, डी है आपका विसर्ग संधि। तो पुरोधा में कौन सा संधि होगा, इसको हम पहले देखते हैं संधि करके, तो हमें समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो पुरोधा का क्या हो जाएगा आपका संधि, कैसे करेंगे, तो इस प्रकार करेंगे, तो पुरः प्लस धा, तो पुरोधा हो गया। और जहाँ हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे वो कौन सा संधि हो जाएगा हमारा, तो हो जाता है विसर्ग संधि हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, कौन सा है। ऑप्शन दिया, ए संकेत, बी है चपेट, सी है आग, डी है झाड़। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा इसमें, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए संकेत, क्या हमारा इसमें, तो तत्सम शब्द है। ठीक है, चपेट, आग, झाड़, ये सब क्या हो गया हमारे, ये हो जाते हैं हमारे तद्भव शब्द हो जाते हैं। ठीक है, और संकेत क्या है, केवल सब तत्सम शब्द है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है। ऑप्शन दिया, ए भयंकर, बी है उभर कर, सी है करती हुई, डी है के रूप में।
इससे पूछा पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है, तो उभर कर क्या हमारा ये पूर्वकालिक क्रिया होगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। और भयंकर क्या है, तो ये विशेषण शब्द है, ठीक है। और उभर कर क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया का संकेत करता है, प्रयोग है आपका कौन सा, आपका उभर कर में क्या कौन सी क्रिया का प्रयोग है, तो पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है उभर कर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा भी क्या है, काव्यांश है। इससे पहले हमने अभी तक तो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो गद्यांश का था आपके। अब हम काव्यांश करते हैं जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूजय उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो अब हम समझते हैं कि इसके अनुसार जो क्वेश्चन दिया होगा उसी को हम पढ़ के इसी में से आंसर देंगे। तो क्वेश्चन है कि उपयुक्त काव्यांश के प्रथम चरण का भाव है किस प्रकार है। ऑप्शन देखते हैं, ए क्षमा करना भुजंग का स्वभाव है, बी है क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है, सी है बलहीन व्यक्ति के लिए क्षमा आभूषण है, डी है भुजंग का गरल ही उसकी क्षमा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय विचार है। ऑप्शन दिया, ए अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता, बी अनुनय विनय को कभी नहीं त्यागना चाहिए, सी विनम्रता जीवन का सार है, डी अनुनय के प्यारे प्यारे छंद निरर्थक होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। अनुनय विनय से दुष्टों का नहीं समझाया जा सकता, इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश की भाषा है। ऑप्शन दिया, ए मर्धुय गुण युक्त किंतु अंत तक पहुँचते पहुँचते योजपूर्ण, बी है अति सरल, सी कठिन समझने में दुष्कर, डी है विषय वस्तु के प्रतिकूल विपरीत। तो इस काव्यांश का जो भाषा किस प्रकार है, तो ओज युक्त है, ओज गुण युक्त है इसकी भाषा, ओज गुण से युक्त है। जो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये आपके बोनस अंक के आयोग की तरफ से मिले होंगे, क्योंकि ऑप्शन इसमें सारे गलत हैं, क्योंकि इसमें जो भाषा दी गई है किस प्रकार है, ओज गुण युक्त से युक्त है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि इस काव्यांश के 5, 6, 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन दी 5 और 6 और जो 7 का जो चरण है तो इसमें किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। इसके हम काव्यांश को पढ़ते हैं 5, 6, 7 को। तो 5 में दिया कि उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधिधधक पुरुष की आग राम के सर से, सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, ठीक है। 5 और 6 के बारे में पूछा है, इसने कहा है कि 5 और 6 चरण किस भाव के व्यक्ति करता है, तो किस भाव का करता है, तो इसमें दिया है कि राम के सर से, मतलब इसमें राम के परुष की क्या किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है, भाव को राम के परुष को भाव को प्रकट किया गया है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कि इस काव्यांश के 5 और 6, 7 चरण में किस व्यक्ति के अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन दिया समुद्र की उदंडता की, बी समुद्र के साहस की, सी राम की सहनशीलता की, डी राम का परुष की। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, क्योंकि इसने कहा है कि उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष की आग राम के सर से, ठीक है। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, तो राम के परुष की अभिव्यक्त किया गया है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा, इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय की दीप्ति किस में निवास करती है। ऑप्शन दिया, एक क्रोध में, सी है सर में, डी है प्रहार करने में और डी है संधि वचन में।
तो किस में होती है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको सर में इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। सर मतलब क्या होता? बाढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्या है? अब हमारा क्या हो गया? काव्यांश के सारे क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गए। इसके बाद से हम देखते हैं हिंदी के कुछ हो गए क्वेश्चन आपके पैडागोजी के, कुछ होंगे आपके व्याकरण के। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह युक्त वाक्य में है। ऑप्शन दिया, एक क्रिया सदैव सामान्य वर्तमान काल में की होती है, बी है क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, सी है क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की होती है, डी है क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की होती है। ये अपूर्ण है और पूर्ण है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? ऑप्शन दिया, ए है पूरक पुस्तक को, बी है पाठ्य पुस्तक को, सी है ब्लूप्रिंट को, डी है प्रश्नों के प्रकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ब्लूप्रिंट इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन दिया, ए छायाचित्र, बी है दूरदर्शन, सी चलचित्र, डी है ड्रामा। तो छायाचित्र क्या है? इसमें श्रव्य सामग्री नहीं है छायाचित्र। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर। छायाचित्र क्या है? ये सिर्फ दृश्य सामग्री है, इसको सिर्फ हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया है कि श्रव्य और दृश्य मतलब सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो कौन सा होगा? तो आपका दूरदर्शन क्या है? इसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ड्रामा क्या है आपका? सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। चलचित्र क्या है? इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन छायाचित्र क्या है? इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छायाचित्र को सुन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। ऑप्शन दिया, ए विद्यालय पत्रिका, बी है वाद विवाद, सी है नाटक, डी है क्विज कार्यक्रम। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा वाद विवाद, इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन बी। तो मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने का साधन कौन कौन से हैं? तो वाद जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल साधन किस प्रकार है देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है? वाद विवाद होगा आपका। सेकेंड क्या हो सकता है? सामान्य वार्तालाप। वार्तालाप हो गया हमारा। थर्ड होता है आपका भाषण। फोर्थ किस प्रकार से कर सकते हैं? कविता पाठ के अनुसार कर सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास। फिफ्थ किस प्रकार? आशु भाषण भी कर सकते हैं हम। 6 बाल गीत के अनुसार। 7 कविता 7 हो जाएगा सरस्वर गीत के अनुसार, सरस्वर वाचन। 8 हो जाएगा हमारा अंत्याक्षरी, जो अंत्याक्षरी के अनुसार। और 9 हो जाएगा हमारा प्रश्न उत्तर। और 10 हो जाएगा हमारा बाल सभा। इस सब के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? अपना मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का हम क्या कर सकते हैं? अपना विकसित करने का एक साधन है। मौखिक व्यक्ति को विकसित करने के साधन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट होगा हमारा वाद विवाद, सेकेंड होगा सामान्य वार्तालाप, भाषण, कविता पाठ, आशुभाष, बाल गीत, सरस्वर वाचन, अंत्याक्षरी, प्रश्न उत्तर और बाल सभा से हम क्या कर सकते हैं? इस साधन के अनुसार हम क्या करते हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का हम विकसित कर सकते हैं इस साधनों के अनुसार। ठीक है, विद्यालय पत्रिका के अनुसार हम नहीं कर सकते, नाटक के अनुसार नहीं कर सकते, क्विज के अनुसार नहीं कर सकते। सिर्फ वाद विवाद जहाँ भाषण हो, कविता पाठ हो, सरस्वर वाचन हो, आशु भाषण हो, बाल गीत हो, बाल सभा हो, प्रश्न उत्तर हो,
आपका वहाँ पे अंत्याक्षरी हो, ये सब क्या है हमारे, तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के साधन हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। ऑप्शन दिया, ए वस्तुनिष्ठता, बी है वैधता, सी विश्वसनीयता, डी है उक्त सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। वस्तुनिष्ठता भी होगा, विश्वसनीयता भी होगा और वैधता भी होगा, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है ये। देखते हैं नेक्स्ट को, कौन कौन से गुण हो सकते हैं और मूल्यांकन के, तो कौन कौन से होगी हमारी। एक तो होगी, फर्स्ट होगी वस्तुनिष्ठता, सेकंड होगी वैधता और थर्ड होगी विश्वसनीयता। चौथा क्या हो सकता है, समग्रता भी हो सकता है आपका, और विविधिकारता भी हो सकता है मूल्यांकन के गुण, और स्पष्टता भी हो सकती है, मानकीकरण भी हो सकता है, उपयोगिता भी हो सकती है। ये सब क्या हमारे, तो मूल्यांकन के आवश्यक गुण हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षक के विशेष अनिवार्य गुण हैं। ऑप्शन दिया, ए विषय का विस्तृत ज्ञान, बी है शिक्षण विधियों का ज्ञान, सी है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, डी है शुद्ध उच्चारण। तो भाषा शिक्षक के विशेष अनिवार्य गुण कौन से हैं, तो आपके शुद्ध उच्चारण क्या है हमारे, ये हमारे भाषा शिक्षक के विशेष अनिवार्य गुण हैं आपके शुद्ध उच्चारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा। क्वेश्चन है कि निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया, ए शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, बी छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, सी प्रश्न निर्माण करना, डी है संकलन योजना तैयार करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। ऑप्शन दिया, ए व्यक्तित्व मापनी, बी है उपलब्धि मापनी, सी अभिवृत्ति मापनी, डी है प्रायोगिक परीक्षा। तो अभिवृत्ति मापनी इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। जो जिसने कल चोरी की थी, ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दिया, एक संज्ञा उपवाक्य है, बी क्रिया विशेषण वाक्य है, सी है विशेषण उपवाक्य है, डी है क्रिया उपवाक्य है। ये कौन सा वाक्य होगा, जिसने कल चोरी की थी, इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा विशेषण उपवाक्य, इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। जिसने कल चोरी की थी, ये क्या है आपका, तो ये विशेषण उपवाक्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है कि चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस वाक्य में कलम किस कारक में है। मतलब चाहो तो तू इस कलम को पूरी कहानी लिख लो, इस वाक्य में कलम किस कारक में है। ऑप्शन दिया, एक करण कारक, बी है कर्म कारक, बी है आपका अवदान कारक, सी है कर्म कारक, डी आपका संप्रदान कारक। तो इसमें कौन सा होगा, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इसमें कौन सा होगा आपका, तो इसमें क्या है, साधन की बात की है, मतलब कर्ण का कारक हो जाएगा। इसमें कर्ण कारक का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका साधन। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिखने के लिए किसका साधन ले रहा है, तो कलम का ले रहा है। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है कर्ण कारक का, तो साधन अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, मतलब जिसमें साधन का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित अंश है किस प्रकार। ऑप्शन दिया, ए विशेषण उपवाक्य, बी है संज्ञा विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी सरल उपवाक्य। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए विशेषण उपवाक्य, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन दिया, ए है जॉन डीवी, बी है डाल्टन, सी W.H. किलपैट्रिक, डी अरस्तु। तो आपका योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है, तो आपके W.H. किलपैट्रिक, इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। ऑप्शन दिया, ए महापुरुषों की जीवनियाँ, बी है पौराणिक कथाएं गथाएं, सी है रचनाभूति कविताएं, डी है आपका परियों की कहानी। तो परियों की कहानी क्या है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकसित करने का माध्यम क्या है, तो परियों की कहानी बच्चों को सुनाने का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई कौशलों के यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास की कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। ऑप्शन दिए कक्षा 2 में, बी है कक्षा 3 में, सी कक्षा 5 में, डी है कक्षा 8 में। तो कक्षा 5 में क्या होना चाहिए आपका, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना विकास की कक्षा 5 में पूर्ण होने जाना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। ऑप्शन दिया, ए शुद्ध उच्चारण, बी उचित गति, सी व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। क्या क्या होता है आपका, छात्र के मौखिक अभिव्यक्ति योग्यता का मूल्यांकन करते समय किन बातों की आवश्यकता होती है, तो शुद्ध उच्चारण करना होना चाहिए, उचित गति होनी चाहिए, व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो क्रमबद्धता भी होना चाहिए। ठीक, भाषा का लचक, भाषा में लचक होनी चाहिए, मतलब भाषा में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, और आपका बोधगम्यता भी होना चाहिए, उचित हाव भाव भी होना चाहिए, और क्या स्पष्टता भी होनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण हो गया, आपका भाषा विषय अनुकूल होना चाहिए, भाषा विषय अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है हमारे, तो छात्र के मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय हमें इन बातों की आवश्यकता होती है आपके छात्रों के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। ऑप्शन दिया, ए व्याख्या प्रणाली, बी है गीत प्रणाली, सी है आपका तुलना प्रणाली, डी है खेल प्रणाली। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। खेल विधि में प्रारंभ करने के लिए क्या होता है हमारा, ये श्रवण कौशल विकसित करने के लिए कौन सी उपयुक्त प्रणाली है, तो खेल प्रणाली इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।